लीनियर प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं बच्चों। इसके अंदर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रॉब्लम आपके दी जाएगी जिसको कुछ कॉन्स्टेंट्स के अंडर एक ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव इस क्लास में क्या है, टू मैक्सिमाइज योर रिजल्ट, मैक्सिमाइज योर रिजल्ट। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो दो एस्पेक्ट में होगा, या तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ठीक, तो अभी के लिए अगर मैं आपको ये प्रॉब्लम दूं, मैक्सिमाइज रिजल्ट, कि हम लोग यहाँ पर हैं अपना रिजल्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए अंडर सर्टेन कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है कि भाई रोज स्कूल जाना है, यूटी देने हैं, प्री बोर्ड देने हैं, क्लास 3 दिन है, एक एक घंटे की। तो ये हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। हमारे पास स्टडी आवर्स सिर्फ इतना है, 3 आवर्स का सेल्फ स्टडी। तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनके अंदर, जैसे कि मेरा स्टडी आवर, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। स्टडी टाइम परफेक्ट किसी का भी नहीं होता कि 3 आवर मतलब 3 आवर में स्टडी करके उठ गए। कोई बच्चा बोलता है मैं मिनिमम 3 आवर्स पढ़ूंगा, मतलब वो बोल रहा है कि मेरा स्टडी टाइम 3 और 3 से ज़्यादा रहेगा, चाहे वो आधा घंटा ज़्यादा रहे, चाहे वो 15 मिनट ज़्यादा रहे, बट 3 से ज़्यादा रहेगा। कोई बच्चा बोलता है मेरा स्लीपिंग टाइम 5 घंटे से कम रहेगा, चाहे वो 4 घंटे सोऊं, लेकिन 5 मैक्सिमम में सोऊंगी, उसके बाद मैं उठ जाऊंगी। तो ये इनइक्वालिटीज हमारे कंस्ट्रेंट्स जनरेट करती हैं। समझ आ रही है, बात नहीं आ रही है? और जो हमारा रिजल्ट है, अगर हमने 2 सब्जेक्ट लिए तो 2 वेरिएबल, बेसिकली हम यहाँ पर 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। आप 5 वेरिएबल तो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है उसका मॉडल बढ़ जाएगा। मॉडलिंग कहते हैं इसे, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडलिंग भी होती है। तो आपके वेरिएबल ये कितने भी हो सकते हैं। हम जो अपने सिलेबस में बात करेंगे सिर्फ 2 वेरिएबल में। तो हम ये बोलते हैं वट एवर वैल्यूज वी आर गेटिंग, वो वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो, रिजल्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस। नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं जिनका सोल्यूशन मुझे चाहिए, दे बोथ शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सबको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व होने से पहले हम बात करेंगे इसके सोल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, आप कर लीजिए। अब ये तो हमें समझ आ गया हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है। ये प्रॉब्लम आपका मिनिमाइज का भी हो सकता है। अब किसी को मिनिमाइज क्या करना होगा, सबको मैक्सिमाइज करने के चक्कर में पैसा मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सब कोई चीज़ ऐसी है जिसको मिनिमाइज करना है। स्क्रीन टाइम, यस, एक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, मेरे को अपना स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करना है। आप क्या मिनिमाइज करना चाहते हैं? ये ऐसे कौन होता है, मतलब चल रहा है चलने दो। नहीं, स्क्रीन टाइम के अलावा बहुत कुछ है जिस चीज़ को आप कम करना चाहते होगे कि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरी लाइफ में कम होनी चाहिए। कुछ नहीं है, सबको बढ़ाना है। प्रिंटर वाले का फोन आया था ऑफिस के पास, तो 590 विजिटिंग चार्जेस हैं। कौन प्रिंटर? अरे प्रिंटर खराब हो गया ना अपना, हाँ, कंप्लेंट की थी, तो 590 विजिटिंग चार्जेस है, बाकी बुला ली, विजिटिंग है। विजिटिंग चार्जेस तो होते ही है, बाकी जो खराब होगा उसके पैसे अलग। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मिनिमाइज की। और किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है? तो मिनिमाइज हमारा हो सकता है कॉस्ट, खर्चे।
डिस्ट्रैक्शंस, दुख पीड़ा, ठीक है, दोस्ती कम होनी चाहिए, हाँ टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, दोस्ती रखो। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों पर बात कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पीछे बाउंडेशन आती है, कोई भी चीज एकदम स्ट्रेट नहीं हो सकती कि मुझे ये कम करना है, बट कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे आपके पास हमेशा। तो उन कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, तो इससे आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं, क्योंकि हम कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई मेरे रिजल्ट कम आया, आप अपना अच्छा नहीं कर पाए, मैक्सिमाइज नहीं कर पाए, तो आप रीजन देने लगेंगे। तो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा बेस्ट तो ऐसे ही करना है, घर में भी रहना है, यहीं पढ़ना है, यही जगह है। उस कंस्ट्रेंट्स के साथ आप अपना बेस्ट रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, समझ गए बात। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास तो खैर जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी जो मैं बात कर रही हूँ, दैट इज द एप्लीकेशन पोर्शन, वो डिलीट हो चुका है हमारा। अब इस चैप्टर में एप्लीकेशन नहीं बची। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना। तो पहले हमको वर्ड फॉर्मुलेशन खुद करनी पड़ती थी, लीनियर प्रोग्रामिंग खुद बनानी पड़ती थी। अब आपको लीनियर प्रोग्रामिंग बनी बनाई मिलेगी, बनी बनाई मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज की बात कर रहे हैं, वो आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, मतलब कि ax प्लस by इस फॉर्म में होगा। सब्जेक्ट टू लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, और आपके नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स तो हमेशा x, y मोर देन इक्वल्स टू 0 रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग का मेथड हम समझ रहे हैं, और किस किस तरीके से हमारे आंसर्स बिहेव करेंगे अब वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहला चीज, जब मैं मेथड टू सॉल्व, मेथड टू सॉल्व हम कैसे लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लेती हूँ मुझे मैक्सिमाइज करना है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वाई दूसरे। ये मान लीजिए आप एक्स और वाई आपके मार्क्स हैं, आपको अपने दोनों सब्जेक्ट से मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, सम है। सब्जेक्ट टू एक्स प्लस 3y इज मोर देन इक्वल्स टू 20, एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 10। कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स आ गए, ठीक है, कि मैं दोनों सब्जेक्ट्स का डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं होने दूंगा, मिनिमम 10 रहेगा, मेरे मार्क्स जो भी होंगे मिनिमम डिफरेंस 10 रहेगा। इस तरीके से आप इसे सोच सकते हैं, क्योंकि हमने एक रैंडम एप्लीकेशन ले ली है। अब मैं इसको जब ड्रॉ करूंगी, हमको ये दोनों की प्लॉटिंग करनी है। इनइक्वालिटीज प्लॉट करना आपने क्लास 11th में सीखा था, नहीं सीखा था तो फिर से सुन लीजिए। 10th में आपने लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करना सीखा था। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, इक्वालिटी के साथ एक बॉक्स बनाते हैं, इक्वालिटी के साथ एक बॉक्स बनाएंगे। x की वैल्यू को मैं रख देती हूँ 0, नहीं y की वैल्यू को 0 रखूंगी तो x 20 हो जाएगा, और y की वैल्यू को मैं क्या रखूं, 2 रख दो, कुछ भी रख देते हैं, 3 रख देते हैं, 9 हो जाएगा 11, ठीक है। एक और रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों ये, ठीक। दूसरा आपका x माइनस वाई, जब भी हम इनको प्लॉट करेंगे, जब कभी भी, तब हम इक्वालिटी के साथ ही प्लॉट करेंगे। तो x, y, x की वैल्यू 10, y 0, y की वैल्यू 0, 10। एक और ले लेते हैं, सॉरी 0, 10, x की वैल्यू 0, ये -10, -10 आएगा बच्चों ये। और ये कोऑर्डिनेट है, आपके x और y की वैल्यू पॉजिटिव, फाइनल आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अगर ये आपका 20 है तो ये 10 होगा, ये बन गया। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू, क्योंकि मेरा आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो मैं कुछ पॉइंट्स नेगेटिव में भी लूंगी। x की वैल्यू 20 का स्केल, 10 का स्केल ले लेंगे, 10 का स्केल ले लेंगे, -10, -20, 10, 20, 30, 40, -10, -20, -30। पहला बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं, 20,0, 11,3, कहीं पर यहाँ पर होगा नीचे की तरफ, 11,3, 8,4। तो आप
आपकी जो लाइन है कुछ इस तरीके से बन जाएगी। इस लाइन पर हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन न रहे कौन सी लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये एक पॉइंट यहाँ पर है, x की वैल्यू 0 पर y -10 है और 20 पर 10 है, तो ये आपकी ऐसे जा रही है। ये दोनों प्लॉटिंग समझ आ गई। जो हमारी नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या कहती है, x मोर देन इक्वल टू 0, मतलब कि x की वैल्यू पॉजिटिव पोर्शन से आएगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव से आएगी, तो आपका आंसर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। व्हाटएवर आंसर इज दैट मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो उसको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है आपको। ये दोनों समझ आए। अब इनकी मार्किंग होगी, क्योंकि बच्चों जब मेरी कोई इनइक्वालिटी होती है तो वो हाफ स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। बात समझे, हमारे पास दो तरह के स्पेस होते हैं, ओपन हाफ स्पेस और क्लोज्ड हाफ स्पेस। क्लोज्ड हाफ स्पेस, ये मैं थोड़ा सा नीचे आपसे बात कर रही हूँ टॉपिक से निकल करके। अगर मेरी इनइक्वालिटी ऐसी होती है, मोर देन इक्वल नहीं आएगा, ये इक्वल नहीं है इसमें, इसका मतलब क्या है, लाइन नहीं है। इक्वल तो लाइन है, वो लाइन नहीं है। और एक होता है ax प्लस बी वाई, इसमें आपका ax प्लस बी वाई लेस देन भी आ सकता है, बस इक्वल नहीं आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे bx बी वाई, इनके जिसके अंदर लाइन आ गई, बेसिकली देखो ये लाइन, ये दरवाजा है, यहां से मेरा डोर ओपन है। डोर ओपन है क्योंकि दरवाजा नहीं दिख रहा, जैसे मैंने दरवाजा लगा दिया तो विजिबिलिटी में लाइन आई और वो क्लोज हो गया। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इक्वालिटी आई तो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन दिखेगी। अगर इक्वालिटी नहीं है, वो लाइन नहीं होगी। तब आप उसकी ड्रॉ कैसे करेंगे, डॉटेड से, क्योंकि वो आपके सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनने वाली है। इज इट फाइन। और हमारे पास इसमें जो सोल्यूशंस होते हैं इनइक्वालिटी में इनफाइनाइट होते हैं। अब देखो इस लाइन के सोल्यूशन भी इनफाइनाइट है, बट दे विल बी ओनली ऑन द लाइन। इसी लाइन पर आएंगे सारे सोल्यूशन, ना ऊपर होंगे ना नीचे होंगे। लेकिन जब इनइक्वालिटी आई तो पूरा आधा स्पेस या तो ऊपर का या नीचे का सोल्यूशन बन जाएगा। कैसे, मेरा इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस 3y मोर देन इक्वल टू 20, ये इनइक्वालिटी है। अब आप इस लाइन पर आने वाले पॉइंट के अलावा, क्योंकि पॉइंट को पुट करोगे इक्वल आ जाएगा, इस लाइन पर आने वाले किसी भी पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट इसमें पुट करो, या तो ऊपर से या नीचे से। दो ही, एक लाइन पूरे प्लेन को दो हिस्सों में बांटती है, हाफ ऊपर हाफ नीचे। आप या तो नीचे से या ऊपर से कहीं से भी एक पॉइंट ले लो, सबसे बेस्ट है ओरिजिन। अगर ओरिजिन लाइन पर नहीं है ना, उसी को ले लो, ओरिजिन पुट करो। एट 0,0 0 इज मोर देन 20, गलत बात बता रहा है, फॉल्स बता रहा है कि करेक्ट बता रहा है, फॉल्स बता रहा है। तो इसका मतलब इस वाले पोर्शन से, नीचे वाले पोर्शन से कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक ने भी नहीं किया, कोई भी नहीं करेगा। तो यानी कि सोल्यूशन इसका ऊपर की तरफ है, ऊपर वाला पूरा शेड है। ये है इसका ओपन सॉरी क्लोज्ड हाफ स्पेस। इस लाइन से ये क्लोज है, ये लाइन इसके अंदर आ रही है। तो एक लीनियर इनइक्वालिटी कैसा सोल्यूशन जनरेट करती है, या तो क्लोज्ड हाफ स्पेस या ओपन हाफ स्पेस। पहली बात, वो लाइन डॉटेड होती, वो लाइन इंक्लूड नहीं होती, उस लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट आपके सोल्यूशन में आना। अब यहां से पूरे स्पेस से आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। सोल्यूशन कौन होता है, जो सेटिस्फाई करता है। मैं बोलती हूँ x मोर देन 2, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। 2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, आपको याद होगा अगर मैंने x मोर देन 2 लिखा है तो मेरा ओपन रहता है, बात वहीं से है, ठीक है। तो हमारे जो सोल्यूशन के टाइप है वो दो तरीके के टाइप होते हैं, समझ आ गई सबको बात। तो इतनी सारी शेडिंग मैंने कर दी, लेकिन एग्जाम में ये जब हम इसको प्लॉट करेंगे हम इतना ज्यादा हौच पौच नहीं करेंगे, क्योंकि हम ना कॉमन, अगर हमारे पास सिस्टम होता है तो हम कॉमन सोल्यूशन, लाइन थी वो, एक तो लाइन थी,
ये शेड मैं हटा रही हूँ यहाँ पर अभी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा शेडिंग हो जाएगी तो आप कंफ्यूज जाओगे। सिर्फ एक एरो, और क्योंकि ये लाइंस है तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में और एंडिंग में भी एरोज हम रखेंगे, ठीक। अच्छा, अब दूसरी लाइन को लेते हैं, उसमें 0,0 पुट करते हैं। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 10 एट 0,0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू है ये भाई, 0 10 से छोटा होता है, तो इसका शेड उस पॉइंट की तरफ होगा। अब कॉमन पोर्शन, कॉमन कॉमन क्या है, इससे ऊपर इससे ऊपर, ये आपका कॉमन पोर्शन आ चुका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है ना, हमेशा याद तो ये रखना है कि हम रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर आपको वो दिया जाएगा। तो इस बार जो मेरा, इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन दो तरीके से आता है, या तो बाउंडेड आता है या ओपन आता है। भाई अगर तीसरी लाइन होती तो ऐसे हो जाता, आप समझ रहे हो, एक लाइन ऐसे होती नीचे की तरफ शेड होती तो ये आपका बाउंडेड हो जाता, बट अभी मेरा फिजिबल रीजन ओपन है। तो हमारे फिजिबल रीजन भी दो तरीके के होते हैं। आई होप मेरी बात समझ आ रही है सबको। तो यहां पर जो हमारा सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट है, वो क्या होता है? फिजिबल रीजन। क्या होता है? फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन हमारा दो तरीके का होता है, अनबाउंडेड या फिर बाउंडेड। फिलहाल हमारा अनबाउंडेड था, तो हम अनबाउंडेड वाले पर ही बात करने वाले हैं। अगर मेरा फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली जो भी बाउंडेड हो अनबाउंडेड हो, हमें निकालने होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। इस रीजन के अंदर दो कॉर्नर मिल रहे हैं आपको, एक पॉलीगन जनरेट होती है ना, या तो ओपन पॉलीगन होगी या क्लोज पॉलीगन होगी, मेड अप ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये दो कॉर्नर पॉइंट है, एक ए और एक बी, ए और बी। तो हम क्या फाइंड करते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा ए जो है वो इस लाइन से बन रहा है ना, यहाँ पर कौन सी एक्सिस पर है? ये वाई एक्सिस पर। तो इसमें जब y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 10। तो ये क्या होगा मेरा? 10,0। ये समझ आया सबको? दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो इन दोनों का क्रॉस लाइक इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो दूसरा जो पॉइंट आएगा मेरा, वो मेरा इन दोनों की सॉल्विंग से आएगा, क्योंकि वो वहां पर मुझे इस वक्त नहीं दिख रहा है सही से। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इनको अलग से ले जाकर फटाफट से सॉल्व कर लेती हूँ। भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, एलिमिनेशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो। फ्रैक्शन में आ रहा है इस वजह से। अब क्योंकि मैंने एक रैंडम प्रॉब्लम ली थी, तो जो प्रॉब्लम ली उसी से सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है? y की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस वाई, 10 प्लस 5/2, 25/2। ये समझ आ गया सबको? तो b पॉइंट है मेरा 25/2, 5/2। इन्हीं दोनों में से कोई एक मेरा सोल्यूशन है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। भाई मुझे x और y की वैल्यू तो चाहिए, या तो ये या ये। यहां तक का प्रोसेस सबको समझ आया? इस प्रोसेस के बाद, क्योंकि अब यहां पर आपको थोड़ा पेशेंटली सुनना पड़ेगा, अब हम एक बॉक्स जनरेट करते हैं। अभी हमारे पास ये वाली सिचुएशन आई हुई है जिसमें हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर हम क्या फाइंड करेंगे? कॉर्नर पॉइंट्स पर, कॉर्नर पॉइंट्स पर हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो है x प्लस वाई। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। 10,0 ऐड करेंगे 10 आएगा, b 25/2, 5/2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 15। तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। अब अगर तो ये क्वेश्चन बाउंडेड का होता तो मेरा आंसर आ चुका होता, खत्म। सारे कॉर्नर पॉइंट्स पर जो सबसे बड़ी वैल्यू वो मेरा आंसर, और जो सबसे छोटी वैल्यू वो मिनिमाइज के अंदर।
बट क्योंकि ये खुला हुआ है तो हो सकता है इससे बड़ी वैल्यू कहीं पर इसको और मिल जाए, हो सकता है कि नहीं होता है। तो उस चीज की क्लैरिफिकेशन के लिए एक और इनइक्वालिटी ड्रॉ होती है। अगर ये केस आया तो, अगर ये बाउंडेड वाला केस होता तो आपका क्वेश्चन ओवर हो चुका होता और आपको अपना आंसर मिल चुका होता। एट 25/2, 5/2 द गिवन प्रॉब्लम हैज मैक्सिमम सोल्यूशन। ठीक है, अनबाउंडेड के केस में इनइक्वालिटी कौन सी ड्रॉ होगी, सुन लो। we need to in order to clarify, in order to clarify 15 as maximum value we need to draw, हमें क्या बनाना है, we need to draw ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ मोर देन में ये वैल्यू बनानी है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ जो आपका मैक्सिमम है ना, मोर देन में आती है वो वैल्यू, इसको बनाए। ये तो बहुत इजी है, 0,15, 15,0, और ये होता है ओपन हाफ स्पेस। इक्वालिटी नहीं आती इसमें, ऋषभ सुन लो बेटा, इसमें इक्वल नहीं आता है। दिस इज ऑलवेज एन ओपन हाफ स्पेस टू क्लैरिफाई वेदर दिस वैल्यू इज मैक्सिमम और नॉट। इज दैट फाइन? तो ये बहुत सिंपल है, मैं इसके लिए बॉक्स नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्टली इसे प्लॉट कर रही हूँ। इसे मैं डायरेक्टली प्लॉट कर रही हूँ क्या, 15,0, 0,15। सिंपल है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। तो 15 अपना यहां पर है, ये ओपन है ना, तो मैं इसको डॉटेड बनाती हूँ। बन गई? मोर देन थी, 0,0 मोर देन 15, नो, नहीं है ना। पुट करके भी देख ले, शेड किधर आएगा, इसका शेड इधर आ रहा है, तो इसका जो शेड है मेरे फिजिबल रीजन में जा रहा है, जा रहा है। आप इसको जब शेड करोगे फिजिबल रीजन के अंदर नहीं जा रहा, यस। तो यहीं पर मेरी बात है, अगर मेरे जो फाइनल इनइक्वालिटी इसका जो रीजन है, अगर वो फिजिबल रीजन के साथ क्लैश होता है तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसका जो रीजन है, इसकी जो शेडिंग है, अगर वो जाकर मेरे फिजिबल रीजन की तरफ जा रही है, उसमें मिल रही है, तो यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। और नहीं मिल रही होती तो ये वैल्यू इस फंक्शन की, इस प्रॉब्लम की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। समझ गए? तो अब देखो, अभी जो मेरा ग्राफ था ऊपर, थोड़ा सा बना रही हूं, कुछ ऐसा था, मैंने जो ड्रॉ करा वो लाइन ऐसे थी काइंड ऑफ, और उसका शेड ऊपर आ रहा था, तो उसका शेड इसमें मिल रहा है। मान लो, मान लेते हैं कि मेरा फिजिबल रीजन ऐसे होता और जो मेरी लाइन प्लॉट होती वो ऐसे निकल जाती दूर से, तो दिस प्रॉब्लम हैज नो मैक्सिमम सोल्यूशन। मिलने पर ही मैक्सिमम उसको देगी वो। इज दैट फाइन? तो ये सारी बातें अब मैं आपको लिखवाने वाली हूँ, तो लिखते वक्त अब आपको सब समझ आएगा, क्योंकि अगर मैं पहले लिखवाती तो शायद ही कुछ समझ आता। अगर मैक्सिमम है तो मोर देन, मिनिमम है तो लेस देन, वो सब लिखेंगे अब। नहीं, हम 10 क्यों नहीं निकालेंगे, हम जब सारे लिखेंगे तब उसमें से तो सबसे बड़ा पिक करेंगे। वो तो डायरेक्टली हम ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करके, मतलब हमने वहाँ पे इक्वेशन सॉल्व कर दिया, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आए थे ना सारे। अगर इस प्रॉब्लम में तो 2 है, अगर 5 कॉर्नर पॉइंट हुए तो सब पर वैल्यू देखेंगे, जिस पर सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो दावेदार होगा आंसर के लिए। इसमें तो नीड नहीं थी ना, इसमें नीड थी, इसमें नीड नहीं थी। इसमें एक्चुअली में जब तक 10 नहीं पता चलेगा तब तक 15 मैक्सिमम पता कैसे चलेगा। घर में अगर 2 बच्चे होंगे तभी तो पता चलेगा ना बड़ा कौन है, एक है तो वो बड़ा छोटा वही है। समझे नहीं समझे बात? तो ये बड़ी वैल्यू है क्योंकि 10 छोटी थी। अगर वो 25 होता या 15 होता तो फिर वो बड़ी होती। समझ रहे हो बात? बाउंडेड में सारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, अनबाउंडेड में भी सारे कॉर्नर पॉइंट होते हैं, जो जो दिखते हैं आपको वो सब लेते हैं। बाउंडेड के अंदर ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता, बाउंडेड में वहीं रुक जाते हैं, वही आंसर है। अनबाउंडेड में क्लैरिफाई करने के लिए एक और प्लॉटिंग होती है ओपन हाफ स्पेस की।
इज इट फाइन? तो ये सारी की सारी डिटेल हम लिखेंगे और फिर इस एग्जाम्पल को नोट करेंगे, ठीक है? तो यहां से हम अपना क्वेश्चन अब थ्योरी शुरू कर रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज लीनियर फंक्शन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, subject to constraints, subject to constraints। बेटा समझ आ रहा है आपको अरुणा? ओके, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। यहां पर जो डेफिनेशंस मैंने आपको पीछे बताई वो सब हम ध्यान से सुनेंगे। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट्स आपके होते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। कुछ भी हो सकती हैं, ओपन भी हो सकती हैं, क्लोज भी हो सकती हैं। और फिर होती है नॉन नेगेटिव कंडीशंस। फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है? अब फिजिबल सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं। feasible solution, any solution which satisfies all the constraints। एक प्रॉब्लम के इनफाइनाइट फिजिबल सोल्यूशन होते हैं, बट मैक्सिमम एक ही पर होगा। समझ रहे हो? तो फिजिबल सोल्यूशन आते कहाँ है? लाइज इन फिजिबल रीजन। और फिजिबल रीजन क्या होता है? फिजिबल रीजन क्या होता है? अ रीजन or a shade, where a common solutions of all given constraints lies। ये वो रीजन है, ये वो शेड है जहां पर सारी इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। सबके लिए जो कॉमन होगा वो शेड है हमारा कॉमन रीजन। ठीक, अब बाउंडेड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन दो तरीके से होता है। बाउंडेड फिजिबल रीजन, if feasible region is a closed polygon, ठीक है, then ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है वो पॉइंट जहां पर आपको अपना आंसर मिलेगा। देन ऑप्टिमल सोल्यूशन, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। देन ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल क्यों बोलते हैं? जिस पर मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। लाइज एनी ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन। बात समझ आ गई?
जब आपका रीजन बाउंडेड है तो आपका जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है बाउंड्री के ही किसी कॉर्नर पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम मिल जाएगा, मिनिमम है तो वो भी मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर? व्हाट इफ अगर आपका रीजन अनबाउंडेड होता है, वो समझने की बात है। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन lies on any of the corner point of visible region. Unbounded visible region, unbounded visible region. If visible region is open polygon, is an open polygon, then optimal solution may or may not occur. ठीक है? Then optimal solution may or may not occur. ठीक है? In order to, इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, in order to confirm the optimal value कैपिटल M, आपके पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी वो कैपिटल M होगी। कैपिटल M अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है, स्मॉल m अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन है, ऐसे लिख देते हैं। ऑप्टिमल वैल्यू कोई ना कोई तो आएगी, कॉर्नर पॉइंट्स तो निकालोगे आप। कॉर्नर पॉइंट्स पर आपके पास जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो मेरा सोल्यूशन है कि नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए वी नीड टू प्लॉट ओपन हाफ स्पेस। इस इनइक्वालिटी को ओपन हाफ स्पेस बोलते हैं। अगर मैक्सिमम की है, समझ करके, अगर मैक्सिमम की है तो x प्लस वाई मोर देन m, और x प्लस वाई आप समझ रहे हैं, मैं उसके लिए ले रही हूं ऑब्जेक्टिव आपका, ax प्लस बी वाई लेस देन स्मॉल m अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द क्वेश्चन और द प्रॉब्लम। ठीक है? तो यहां पर है if there is no common portion, पॉइंट भी बोल सकते हो, if there is no common portion then m or small m is optimal value, otherwise given LPP linear programming problem has no solution। दोस्तों मैंने शायद आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया पीछे। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो ऑप्टिमल वैल्यू है। कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए ऑप्टिमल वैल्यू के लिए। बट अर्लियर द क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग, उसमें तो कॉमन पॉइंट जा रहा था ना भाई, कॉमन पॉइंट जा रहा था, हमने देखा था कॉमन पॉइंट जा रहा था, तो यानी कि इस प्रॉब्लम की कोई ऑप्टिमल वैल्यू नहीं थी। आई होप मेरी बात समझ आ रही है आपको। द गिवन एलपीपी हैज
तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एज x plus y more than 15 and feasible region has common portion so given LPP has no solution, उसका कोई solution नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? ऐसा भी होता है कि आपके प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन ही ना हो, आप बेवजह मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम को ध्यान से बनाएं, कॉन्स्टेंट वगैरह ध्यान से सोचें। यहां तक समझ आई बात? अच्छा, अब बच्चे को क्या लगता है कि या तो मेरी एलपीपी का एक सोल्यूशन होगा या सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन एक तीसरा केस भी है। एक तीसरा केस है जिसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अब वो समझे, बात को समझे। यहां तक क्लियर? यहां तक हमने बात कर ली है, या तो फिजिबल रीजन होगा, एक होगा, सॉरी ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, एक होगा, या तो नहीं होगा। लेकिन एक और सिचुएशन भी है, अगर मेरे पास एलपीपी में ऐसे दो पॉइंट आ जाए जिन पर सेम वैल्यू आए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एलपीपी दी जिसमें दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, जैसे कि 0,10 पर 10 आ रहा है, 10,0 पर भी 10 आ रहा है, तो अब इसमें से कौन सा पॉइंट मैं लूंगी? नहीं समझे? दोनों, लेकिन आंसर एक होता है, इनफाइनाइट होता है या नो होता है? नहीं, कंडीशन नहीं है। तब ऐसे केस में क्या बोलते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो पूरी की पूरी लाइन आपकी सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो एक लास्ट लाइन और लिख लेते हैं, एक सेकंड दीजिए। एक पॉइंट लिख लीजिए लास्ट में, मल्टीपल ऑप्टिमल पॉइंट्स, मल्टीपल ऑप्टिमल पॉइंट्स, multiple optimal points. If two corner points have same maximum value, maximum और minimum value जो भी हो सकती है as per the question, then any point line joining those point, then any point, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है? इस पर एमसीक्यू फ्रेम होता है। then any point lying on line segment joining those corner point is also an optimal solution of the same problem, ठीक है? is also an optimal solution of same LPP. उसी LPP का सोल्यूशन बहुत सारे हो गए, एक नहीं, दो नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए इसके, ठीक? तो छोटा सा हम यहां पर अगर बात करें, मेरी एलपीपी, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम की तरह है, एक सिस्टम की तरह है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट दो तरीके से होती है। एलपीपी का जो नेचर है, सिस्टम का सोल्यूशन का जो नेचर है भाई, या तो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। इनकंसिस्टेंट कब होती है? जब उसका सोल्यूशन ही नहीं होता, सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है तो उसका या तो एक होगा या इनफाइनाइट होंगे, दो वाला कोई सीन ही नहीं है, ठीक है?
या तो, और ये आपको याद होगा आपने उसमें करा था, यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा। आप लीनियर, यस, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर, उसका भी तो ये हाल था, लेकिन वहां ग्राफ पर ही बात हो रही थी, लेकिन वहां सिर्फ 2 ही लाइनों की बात हो रही थी। तो यहाँ नो सोल्यूशन कब आता है, बेसिकली तब आता है, बोर्ड पर ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको चीजें याद रहे। यहाँ से ये जो छोटा सा मैप है ना, ये चीजें याद रखने में आपकी हेल्प करेगा इतनी सारी थ्योरी के अलावा, कि अगर आपकी एलपी जो प्रॉब्लम है, अब देखो कोई भी ग्राफ में यहाँ पर रैंडम तो बना, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे बना रही हूँ, कि जब आपकी एलपी का जो सिस्टम का रीजन है वो अनबाउंडेड आता है, उसी केस में इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स पर जो वैल्यू आपकी होती है, 2 कॉर्नर पॉइंट है इसमें, तो यहां पर जो हमारी इनइक्वालिटी जो हम बनाते हैं, थर्ड इनइक्वालिटी, अगर उसका कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, ऐसे बनी वो, कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, अगर आपका कोई कॉमन पोर्शन नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन अगर उसने ऐसा शेड ले लिया, जाके मिल रही उधर, तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। कॉमन पोर्शन मिलने पर ही नो सोल्यूशन जनरेट करेगी। इज दैट फाइन? इनफाइनाइट सोल्यूशन कब आते हैं, जब आपके सिस्टम के पास रीजन बाउंडेड है, ऐसे ले लिया, अगर आपके पास एट बी एम आया, एट सी भी एम आ गया, तो बी से लेकर सी जो लाइन सेगमेंट है वो सारा ही सोल्यूशन सेट बन जाएगा। इज दैट फाइन? तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, बीसी लाइन सेगमेंट, उस लाइन पर सेगमेंट पर आने वाला हर पॉइंट। क्लियर? तो ये सारे के सारे जितने सारे पॉइंट है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव आपको, मल्टीपल सोल्यूशन आपको दे देंगे सब। बात समझ आ गई? और यूनिक क्या है, जिसमें आपका ऐसे ले लिया, ये आ गया ए बी सी डी ई, बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड था। अनबाउंडेड में चांसेस होते हैं नो सोल्यूशन के, बाउंडेड में नो सोल्यूशन के चांसेस नहीं होते हैं। बाउंडेड में या तो यूनिक मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो भी डिफरेंट है सबके सब मैक्सिमम जिस पर होगा वो आपको मिल ही जाएगा, यूनिक पर होगा। ठीक है? एट यूनिक पॉइंट। दिस वॉज द कंप्लीट थ्योरी ऑफ द चैप्टर। अब हम क्वेश्चंस करेंगे।